नमस्कार दोस्तों। 12 नवंबर 1996 दोपहर 3:55 में कजाकिस्तान में एक छोटा सा शहर है सेंटिकेट नाम से। इसी एयरपोर्ट से एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है न्यू दिल्ली के लिए। और इसमें कुछ छोटा बड़ा बिजनेसमैन भी बैठे हैं और इन्होंने इंडिया इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया से काफ़ी कम दाम से वूल खरीद के लाके इधर का सेंट्रल मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ बेच सकते हैं। और उधर इंडिया से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से एक फ़्लाइट तैयार हो रहा है उड़ान भरने के लिए सऊदी अरब के लिए। और उसमें बैठे हैं कई सारे ब्लू कलर पेंटर इंडिया से। सबसे पहले जानते हैं ब्लू कलर पेंटर्स जो है इन्होंने कौन है। जो सऊदी अरब में ब्रिज का काम चलता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, इसको जो लोग बनाते हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा उनको जाना जाए कि इंडिया से जो ब्लू कलर पेंटर आते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाले आते हैं, इंडिया के लोग काफ़ी अच्छा खासा बना देते हैं। इंडिया से इन्होंने इसलिए सऊदी अरब जाते हैं ये सब बनाने के लिए क्योंकि इंडिया और सऊदी अरब अगर कंपैरिजन करें तो सऊदी अरब में काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है इनको वापस घर भेजने के लिए। इसलिए इसी फ्लाइट में कई सारे कंस्ट्रक्शन बनाने वाले ब्लू कलर पेंटर इसी फ्लाइट में बैठे हैं। और उधर से इंडिया से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से एक फ़्लाइट तैयार हो रहा है सऊदी अरब के लिए। और इसी फ्लाइट में टोटल बैठे हैं 475 लोग। इसमें से 352 लोग इंडिया का है। और ये इंडिया का लोग सऊदी अरब इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उधर से काम करके कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ पैसा गांव भेज सके, घर भेज सके। जैसे आपको पता होगा इधर से कोई जैसे बिहार से हो या तमिलनाडु से हो या चेन्नई से हो, जैसे कोई दूसरा स्टेट में चला जाता है पैसा कमा के कुछ पैसा वापस घर भेज सके अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ। ऐसे ही इन्होंने कुछ आदमी जा रहे हैं सऊदी अरब काम करने के लिए क्योंकि सऊदी अरब से जो पैसा है वो इंडिया की कंपैरिजन में देखा जाएगा तो उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इन्होंने जो बंदे बैठे हैं इन्होंने उधर जाके ब्रिज का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है इन्होंने सब करते हैं। और उसी दिन शाम को 6:55 में एयर कंट्रोलर ऑफिस में ड्यूटी पर थे VK दत्ता। इन्होंने दोनों फ्लाइट के साथ कांटेक्ट करते हैं और इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, गाइड भी करते हैं किसको कितना स्पीड पर जाना चाहिए, किसको कितना वर्टिकल हाइट पर जाना चाहिए, ऐसे ही इनको गाइड कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ टाइम चलने का बाद ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जो फ़्लाइट निकला था सऊदी अरब के लिए, ये फ़्लाइट का जो ऑपरेटर है ये VK दत्ता से कम्युनिकेट करता है और ये बताता है कि हमने 10,000 फीट तक ऊपर आ गए, क्या हमने 14,000 फुट तक ऊपर जा सकते हैं। ये VK दत्ते से क्लियरेंस मांग रहे हैं। लेकिन VK दत्ता भी इनको परमिशन ग्रांटेड कर देते हैं कि तुमने 14,000 फुट तक जा सकते हो, लेकिन 15,000 फुट तक तुमने नहीं जाना है क्योंकि जो कजाकिस्तान वाली फ़्लाइट है दिल्ली आ रहा है वो अभी 15,000 फुट पर है और दोनों फ्लाइट का अंदर 1,000 फुट का वर्टिकल डिस्टेंस रहना ही चाहिए। उधर से कजाकिस्तान की जो फ़्लाइट है जो दिल्ली के लिए आ रहा था उन्होंने भी रिक्वेस्ट करते हैं VK दत्ता को क्योंकि उनको भी दिल्ली में लैंड करना है। लेकिन VK दत्ता इनको बताता है कि आपने 15,000 फुट हाइट तक रहिए क्योंकि उससे नीचे ना आइए क्योंकि ये जो सऊदी अरब वाली जो फ़्लाइट है वो 14,000 फीट में है। अगर तुमने नीचे आ जाओगे तो फिर दिक्कत बन जाएगा। और VK दत्ता इधर उनका कंट्रोल रूम में उनका डिस्प्ले में देख पाते हैं कि आसमान में दोनों फ्लाइट 2 डॉट पर दिखते हैं और दोनों डॉट ब्लिंक हो रहे हैं। और ऐसे ही देखते दोनों डॉट उनका आसपास आके फिर फ्यूज हो जाते हैं। फिर VK दत्ता को ये ज़रूर पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ। फिर उन्होंने दोनों फ्लाइट का साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन उन्होंने फेल हो जाते हैं, कम्युनिकेट उनका साथ नहीं हो पाता है। और दिल्ली से उसी टाइम शाम को दिल्ली से 100 मीटर करीब एक गांव है जिसका नाम है चक्री दादर। जब मीडिया वाले इसी गांव वालों का इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने ये बता रहे थे कि शाम को जब उन्होंने कुछ काम कर रहे थे, जैसे अपना काम में बिजी थे, इन्होंने देखते हैं कि आसमान से काफ़ी ज़ोर से बिजली चमकती है, जैसे कुछ रोशनी निकालती है और काफ़ी ज़ोर से खंडर की आवाज़ आ रही और इसका जो आवाज़ है वो काफ़ी भयंकर था। और इन्होंने कुछ सोचने से पहले आसमान से देखते आसमान से लोहा की टुकड़ा बरसना चालू हो चुका है। फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि दोनों प्लेन वापस में टकरा गए और ये इस दुनिया का पहला और लोता हिस्टोरिकल न्यूज हो गया क्योंकि इसी टाइप का आज तक कहीं भी कभी भी नहीं हुआ था। और ये प्लेन क्रैश का बाद इंडिया का ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, इसकी वजह से इंडिया को कितना नुकसान सहना पड़ा, ये सब देखने से पहले हमको सबसे पहले इसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज समझना पड़ेगा। जैसे हमारा रोड में 2 वे होता है, एक होता है जाने के लिए, एक होता है आने के लिए। अगर हमने एक ही वे में जाएंगे और आएंगे
तो उसमें क्या होगा, हमारा जो एक्सीडेंट होने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। बस इसी तरह एयरलाइंस में भी होता है, दो पाथ होता है, एक जाने वाले फ़्लाइट के लिए और एक आने वाले फ़्लाइट के लिए। अगर ये दोनों पाथ को अगर हमने एक ही पाथ में कन्वर्ट कर दें कि जिसमें जाएंगे उसी में आएंगे, उसमें क्या होगा, हमारा जो एक्सीडेंट की जो चांस है, जो प्लेन क्रैश की जो चांस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये तो हो गया वे के बारे में। एक बार इसका ट्रैफिक रूल्स भी समझते हैं। अगर एक फ़्लाइट जो हाइट में उड़ान भरता है उसको बोलते हैं फ़्लाइट लेवल, और इसमें एक फ़्लाइट दूसरा फ़्लाइट से 90 डिग्री में, मतलब वर्टिकल में 1000 फुट का डिस्टेंस रहना चाहिए ही चाहिए। कुछ इसी तरह जैसे यहाँ पे हो गया पहला वाला फ़्लाइट, अगर उसका 90 डिग्री में कोई फ़्लाइट आ गया, उसका 1000 फुट डिस्टेंस में रहेगा ये फ़्लाइट, तब जाके इन दोनों का अंदर एक्सीडेंट की चांस कम रहेगा। अभी हमने बात करते हैं कि रेडियस की। जैसे एक फ़्लाइट यहाँ पे जाता है, उसका चारों तरफ की जो रेडियस वो कितना होना चाहिए, वो कम से कम 14 किलोमीटर होना चाहिए। एक फ़्लाइट की जो चारों तरफ रेडियस 14 किलोमीटर होना चाहिए। उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगाओ, हाइट में 1000 फीट के ऊपर होना चाहिए और नीचे से भी 1000 फुट के नीचे होना चाहिए एक फ़्लाइट। और इसका जो रेडियस है, एक फ़्लाइट का इधर से 12 किलोमीटर रेडियस होना चाहिए और उसका इधर से भी 12 किलोमीटर रेडियस होना चाहिए, तब जाके एक फ़्लाइट बड़ा आसानी से, बड़ा सेफ्टी से जा सकती है। अगर ये रूल से अगर इधर उधर हुआ तो एक्सीडेंट होने की चांस बढ़ सकती है। लेकिन आपने ये सोचते होंगे, हमने अगर रोड रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा चालान कट जाता है ट्रैफिक पुलिस से हमको पकड़ने के लिए। लेकिन इन्होंने अगर रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं, इनको कौन देखता है, इनको कौन फॉलो करता है, इनको फॉलो करने के लिए ATC है, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इन्होंने इधर बैठ के सिग्नल भेजते हैं, कौन कितना हाइट पर चलेगा, कौन कितना स्पीड पर चलेगा, कौन कितना रेडियस पर है, किसको अभी टेकअप करना है, किसी को टेकअप नहीं करना है। ये सब डाटा इन्होंने भेजते हैं और ऑपरेटर का साथ कम्युनिकेट करते हैं। उसका बाद उसी सिग्नल का साथ ऊपर नीचे फ़्लाइट करते रहते हैं, जैसे कहाँ पे स्पीड बढ़ाना है, कहाँ पे स्पीड घटाना है, कहाँ पे ऊपर जाना है और कहाँ पे नीचे आना है। और आपने ये सोचते होंगे कि फ़्लाइट का सिग्नल ATC वालों को कैसे मिलता है, क्योंकि फ़्लाइट तो जाता है सऊदी अरब। सऊदी अरब से यहाँ से दिल्ली तक जो कंट्रोलर बैठे हैं, ATC कंट्रोलर, इनका पास डाटा कैसे पहुँचता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है रेडियर। इसमें ये जो रेडियर यूज़ किया जाता है फ़्लाइट के लिए, इसको हमने दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है प्राइमरी रेडियर, एक होता है सेकेंडरी रेडियर। सेकेंडरी रेडियर का बारे में तो हमने बाद में जानेंगे, पहले जानते हैं प्राइमरी रेडियर। प्राइमरी रेडियर कुछ इस तरह होता है, टावर की तरह, नेटवर्क की तरह। इसको ज़मीन में कहीं जगह लगाया जाता है, काफ़ी जगह ये सब आपने शायद देखे होंगे, हर कोई जगह ये सब लगा जाता है, ये सब रेडियर लगा जाता है। ये सिर्फ आसमान से ऑब्जेक्ट को देखता है। जैसे ये जो मैंने बताया प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी हो गया। ये जो प्राइमरी है ये सिर्फ फ्लाइट को देखता है और ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस बता सकता है। इसमें एक डाटा छोड़ा जाता है, जैसे एक ये जो प्राइमरी रेडियर है इसमें एक डाटा छोड़ा जाता है और वो डाटा जाके फ्लाइट से टकरा के कुछ इसी तरह वापस आता है। और इसका अंदर जो टाइमिंग बेसिक क्रिएट होता है और इसका अंदर जो टाइमिंग क्रिएट होता है उसी बेसिस पे और इसका डिस्टेंस भी निकाला जाता है। इसका मतलब ये मान लो कि एक फ़्लाइट कितना तेज़ चलता है और उससे भी काफ़ी फास्ट ये रेडियर काम करता है, उससे भी ज़्यादा फास्ट ये डाटा भेजता है, उसका बाद ये सब कंट्रोल हो पाता है। और ये सिर्फ वर्टिकली नहीं बता सकता कि एक फ़्लाइट कितना हाइट पर है, लेकिन ये ज़रूर बता देगा कि एक फ़्लाइट कितना दूर से आ रहा है और उसका पीछे और जो फ़्लाइट है वो भी उससे कितना दूर पर है। उसी टाइमिंग का हिसाब से इन्होंने पता कर देते हैं कि एक फ़्लाइट से दूसरा फ़्लाइट का डिस्टेंस कितना है। और ये जो वर्टिकली डिस्टेंस होता है, जो हाइट का डिस्टेंस होता है, ये हाइट डिस्टेंस मेजर करने के लिए यहाँ पे यूज होता है सेकेंडरी रेडियर का। और ये थोड़ा सा अलग है। ये सेकेंडरी रेडियर इस तरह काम करता है जैसे हर फ्लाइट का ऊपर एक एंटीना लगाया जाता है। और ये जो सेकेंडरी रेडियर है वो काफ़ी जगह नहीं लगाया जाता है, वो कहीं कहीं जगह लगाया जाता है। इसका तो कैपेसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो उसी हिसाब से 15,000 या 20,000 फुट तक वो फ्लाइट को डिटेक्ट कर देता है। उसका ऊपर फ्लाइट का ऊपर जो टावर लगाया जाता है उसका हिसाब से वो डिटेक्ट कर देता है कि ये जो टावर है मेरा वो कितना हाइट तक ये मेरा टावर चल रहा है। लेकिन 20,000 फुट से ऊपर कोई फ्लाइट शायद जाता भी नहीं है, इसलिए 20,000 फुट के लिए ये रेडियर लगाया जाता है। अगर 20,000 फुट से उससे ज़्यादा भी कोई ऊपर फ्लाइट जाता है तो इसके लिए ये रेडियर काम नहीं करता है, इसके लिए होता है दूसरा रेडियर।
वो मैंने दूसरा वीडियो में बता दूंगा। और ये जो सेकेंडरी रेडियर है ये इतना कुछ पुराना नहीं है, इसका बारे में काफ़ी लोग को कुछ पता भी नहीं था उस टाइम। ये जो 1996 में ये रेडियर आया था सेकेंडरी रेडियर, क्योंकि प्राइमरी रेडियर जो है वो तो काफ़ी पहले से था। यहाँ पे इंजीनियर लोग को बहुत कुछ पता है प्राइमरी रेडियर के बारे में, लेकिन सेकेंडरी रेडियर के बारे में काफ़ी लोग को पता नहीं था। जैसे फ्लाइट के जो इंजीनियर होते हैं उनको भी इतना ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये थोड़ा सा डेवलप टेक्नोलॉजी है, ये उसी टाइम दुनिया में नया नया आया था। लेकिन आपने ये सोचते होंगे कि उसी दिन शाम को ऐसे कहाँ पे गलती हुई, किसका गलती हुई कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और ये फ्लाइट क्रैश का पीछे एक काफ़ी अच्छा थ्योरी बताया जाता है। जैसे आप लोग को पता होगा स्विस चीज़ किसी ने देखा भी होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, इस टाइप का दिखती है स्विच चीज़। इसमें देखो कई सारे काना होता है, ज़्यादा भी काना नहीं होता है, काफ़ी कम काना होता है। इस टाइप में मान लो हमने 3 स्विच रख देंगे और इसमें ये जो काना है तीनों का काना है, अरे ये एक ऐसा चीज़ है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसमें तुमने आर पर बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। ऐसे ये जो काना है ये तीनों काना अगर एक बार में एक अलाइन में आ जाए तो फिर फ्लाइट क्रैश होने का चांसेस उसमें आ जाता है। और ये जो अलाइन में तीनों काना आने का जो चांसेस है वो बिल्कुल 1% है, 1% से भी और भी कम समझो। बस ये होता है फ्लाइट क्रैश होने का चांसेस। इट मीन्स इतना कम होता है फ्लाइट क्रैश होने का चांसेस। और इसका एक बढ़िया एग्जांपल मैं और भी देता हूँ। जैसे हमने 1000 लोगों को खड़ा करेंगे और सबका पास पैसा की नोट रख लेंगे, 100 रुपये वाली हो या 500 रुपये वाली हो, और सबका पास नोट का नंबर गिनती करना चालू करेंगे। अगर एक ही नंबर का 2 नोट मिल जाए, इसका चांसेस कितना है? बहुत कम, बहुत कम। कभी कभी ऐसा गलतियाँ हो जाता है लेकिन बहुत कम होता है। इसका चांसेस जितना कम है फ्लाइट क्रैश होने का चांसेस आप समझ लो उतना ही कम है। उसका बाद भी ये फ्लाइट क्रैश हो गया। जब वीके दत्ता जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोलर में थे उनको जब पूछा गया, उन्होंने रीज़न ये बताया कि जो सऊदी अरब वाले जो फ़्लाइट था जो दिल्ली से सऊदी अरब गया था, उनको बोला गया था कि 14,000 फुट से ऊपर मत जाया करो, लेकिन ये 14,000 फुट से ऊपर चला गया 15,000 फुट में, और 15,000 फुट में था कजाकिस्तान वाली फ़्लाइट, और उसी वजह से ये प्लेन दोनों में टकरा गया। और यहाँ पे सारे को सारे गलती आ जाती है सऊदी वाली फ़्लाइट का ऊपर। लेकिन जब बाद में ब्लैक बॉक्स से डाटा रिकवरी किया गया, बाद में पता चला कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था, ये जो फ्लाइट टकराया था, ये 14,000 फुट में ही टकराया था। इसका मतलब ये जो सऊदी वाली जो फ्लाइट है इसका कोई गलती नहीं है, ये अपना 14,000 फुट में है। लेकिन ये जो कजाकिस्तान वाली जो फ्लाइट है जिसको बोला गया था कि आपने 15,000 फुट से नीचे मत आना क्योंकि नीचे सऊदी वाला फ्लाइट है, लेकिन वो इनका बात इग्नोर कर दिया था, वो 14,000 फुट से आ गया था, जिसकी वजह से ये फ्लाइट दोनों फ्लाइट से टकरा गए थे। जब ब्लैक बॉक्स से रिकॉर्डिंग निकाला गया उसका बाद ये भी पता चला कि वीके दत्ता ने इनको 15,000 फुट में रहने के लिए बोले थे, लेकिन इन्होंने इनका बात को इग्नोर करके उन दोनों में से ये बात करते रहते थे कि दिल्ली में कितना ट्रैफिक होता है, उसमें ट्रैफिक से निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये सब फ्लाइट का ऊपर का दूसरा चीज़ में बात करने लग जाते हैं। इसीलिए इन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया गया। और उसका बाद जब पता चला कि कजाकिस्तान वाले जो ऑपरेटर है इनको इंग्लिश ढंग से समझ में भी नहीं आता है,